हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे विज़न 5 की, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हमने गॉस की प्रमेय। अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझा देता हूँ। परिभाषा क्या होती है, देखिए यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं, है ना। एक आप चित्र देख रहे हैं जिसमें विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल सीधी निकलती जा रही है। इसके बीच में एक है ना एक बंद पृष्ठ रखा हुआ है ना, जिससे भी विद्युत बल रेखाएं क्रॉस करते हुए निकलेगी। सही, क्योंकि बीच में रखा है तो क्रॉस करेगी विद्युत बल रेखाएं इसको, है ना। इसी चित्र को थोड़ा सा हमने जूम आउट करके यहाँ पर बता रखा है, जूम आउट करके कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, अभिलंबवत इससे निकलती हुई हमने आपको बताई है ना। एक आवेश है जिससे एक बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत निकल रही है ना। लगभग दोनों चित्र सिमिलर है, कोई खास अंतर इसमें नहीं है। तो मैं आपको गॉस की प्रमेय जो परिभाषा है वो बताता हूँ। पहले गॉस की प्रमेय की परिभाषा, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि इस दो चित्र का किस प्रकार से हमने प्रयोग किया है। गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश के 1/ε0 गुना होता है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश, पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। इसी सूत्र में परिभाषा इसकी छुपी हुई है ना। तो फाई बराबर, देखिए फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई को, है ना। फ्लक्स आप लोग जानते हैं, फ्लक्स मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स फाई बराबर समेशन क्यू। समेशन का मतलब होता है संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर समेशन क्यू इंटू 1/ε0। देखिए समेशन क्यू यानी कि संपूर्ण आवेश है, तो यहाँ पर मैंने छोटा क्यू लिखा था, मैं इसको बड़ा क्यू लिख देता हूँ, यानी कि संपूर्ण आवेश बन जाएगा। तो फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। ये तो हो गई हमारे इस चित्र की पूरी बात। अब चूंकि देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ बता देता हूँ आपको। हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई आवेश रखा है, जिससे विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। मैं इस बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेता हूं ए बी, है ना, जिसका क्षेत्रफल मात्र क्या है डी एस, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल है डी एस, मैंने बताया आपको। और ये डी एस जो क्षेत्रफल है वो अपने आवेश से कितनी दूर है, जो आवेश बिंदु है हमारा जहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है उससे कितनी दूर है, ये आर दूरी पर स्थित है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि डीएस पर, इस क्षेत्रफल डीएस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी रहेगी, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे हमने लिखा, तो मैं आपको पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझा चुका हूं, उस आधार पर मैंने ये लिखा। ये वाला चित्र हमारा गॉस की प्रमेय पर आधारित था, जिसके लिए मैंने आपको गॉस की प्रमेय जो मैंने कथन कहा उसको मैंने आपको सूत्र रूप में बताया। यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसी का जूम आउट मैंने यहाँ शो किया है, जिसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से क्षेत्र की है, इस डीएस छोटे से क्षेत्रफल की, ए बी की। अब चूंकि सूक्ष्म पृष्ठ ए बी का विद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई है। जब पूरे पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स था वो कितना था, फाई था, तो इस छोटे से क्षेत्रफल का कितना रहेगा, डी फाई रहेगा। डी फाई रहेगा तो देखिए हम जानते हैं कि डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कोस थीटा। ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आया ये, तो आप हमारे विजन नंबर 4 के वीडियो में आप इसके बारे में विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में ये। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालता हूं। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस, ई का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये किसका मान है, ई का मान, मैंने यहाँ बताया आपको।
ds ऐसा का ऐसे ही, cos थीटा ऐसा कैसे, और हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, 0 है, क्योंकि इस वाले क्षेत्रफल से भी कहीं अभिलंबवत हमारी विद्युत बल रेखा क्रॉस करके चली गई है, यानी कि इसके संपाती रहेगी वो, तो थीटा बराबर 0 हमने यहाँ पर बता दिया। अब आप देखेंगे कि डी फाई तो ऐसा का ऐसा ही मैंने लिख दिया, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर ऐसा कैसे, डी एस ऐसा कैसे। अब कोस थीटा मैंने यहाँ से गायब कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैं 0 का मान यहाँ रखूंगा तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा और 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मुझे संपूर्ण फ्लक्स निकालना है ना, संपूर्ण फ्लक्स मुझे निकालना है, तो मैं देखिए क्या करता हूँ, संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए मैं इसका 2 बार समाकलन करता हूँ। क्या करूँगा, इसका मैं 2 बार समाकलन करूँगा। फाई का कितनी बार समाकलन करना है मुझे, फाई प्राप्त करने के लिए डी फाई का मुझे 2 बार समाकलन करना है। फाई प्राप्त करने के लिए डी फाई का 2 बार समाकलन करना है, यानी कि उसके क्षेत्रफल एस का। तो देखिए क्या रहा, ये चिन्ह ऐसा कैसा लगा दिया मैंने समाकलन का, एस डी फाई का मान कितना रख दिया, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस, ये रख दिया मैंने, बराबर देखो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर ऐसा कैसा पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, केवल डी एस। डी एस का जब समाकलन होगा तो क्या बन जाएगा, वो एस बन जाएगा, और एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4π आर स्क्वायर। 4π आर स्क्वायर काय का है, गोले का सूत्र है, और ये जो आपको मैंने पहले जो दिखाया ये क्या था, गोला था, तो इस प्रकार से गोले का सूत्र हो गया यहाँ पर 4π आर स्क्वायर, और 4π आर स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, तो मैं इसको सीधे से एस की जगह रख देता हूँ, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। और मैं आपको बता दूं कि गॉस की प्रमेय में आप सबसे पहले यही सिद्ध बोलकर आए थे उसके कथन में कि फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0 होता है। देखिए आते हैं अब हमारे अगले टॉपिक पर, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए आप लोग इतना तो समझ ही गए हैं कि हम ये जो चित्र बनाते हैं, है ना, ये इस आवेश के कारण उत्पन्न एक क्षेत्र है ना, जहां पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं ए बी, और वह अपने आवेश से कितनी दूरी पर होता है, आर दूरी पर होता है। ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है ना, डी एस, हम इसका क्षेत्रफल लेते हैं, और इस पर हमें क्या करना है, देखो गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ई ज्ञात करना है ना। हमने क्या किया था, पिछले सवाल में ई को लिख दिया था, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, हम वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए गॉस की प्रमेय की सहायता हमें लेनी है और इसको हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें ज्ञात करनी है। अब आप लोग फ्लक्स की परिभाषा से इतना जानते हैं कि डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कोस थीटा होता है। थीटा की जगह 0 भी रखना आप जानते हैं, कैसे रखता है हम 0, और कैसे किस प्रकार से ये 1 होकर डी फाई का मान ई इंटू डी एस बनता है ना। हम पिछले कई सवालों में ऐसा करते आए हैं, कई व्यंजक हमने ऐसे सोल्व किए हैं। तो फाई बराबर है ना, 2 बार समाकलन का चिन्ह लगाया, डी फाई। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम डी फाई यानी कि इस छोटे से क्षेत्र का फ्लक्स निकाल रहे हैं, जबकि हमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना होता है। तो फाई यहाँ पर डी नहीं लगाना है, हमें फाई लिख देना है। फाई बराबर 2 बार समाकलन का चिन्ह एस इंटू डी फाई। डी फाई का मान क्या होता है, ई इंटू डी एस, जो भी हमने ज्ञात किया। ई इंटू डी एस में ई बाहर चला जाएगा, डी एस अंदर रह जाएगा, और डी एस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस में कन्वर्ट हो जाता है। और एस का मान कितना होता है, 4π आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। और हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय का कथन क्या है कि फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, ये हम जानते हैं। फाई की प्रमेय की मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता हमें लेनी है, तो ये गॉस की प्रमेय का कथन हो गया, इसकी सहायता हम लेंगे। देखिए ये भी फाई के बराबर है, और ये मान जो मुझे प्राप्त हुआ ये भी फाई के बराबर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो जब ये दोनों फाई के बराबर हैं, ये वाला मान इस फाई के बराबर है, ये वाला मान भी फाई के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्यू इंटू 1/ε0 बराबर ई इंटू 4π आर स्क्वायर, ये ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। ई को मैं इधर ही रखूंगा, 4π को बराबर के इधर लेकर जाऊंगा, गुणे में था तो बट्टे में चला जाएगा। तो ई बराबर क्यू इंटू 1/4πε0 आर स्क्वायर, है ना। ये 1/4πε0 बाहर निकाल लूंगा, क्यू इसके ऊपर लगा दूंगा, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए क्या है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इस चित्र का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इस चित्र का वर्णन
जिस जिस प्रकार से देखिए कोई आवेश है हमारे पास, है ना, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ए भी लिया। इस प्रकार से आप जब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके हमें किस प्रकार से इस चित्र का वर्णन करना है। मैं आपको सीधे से व्यंजक सिखा रहा हूँ, मैं इस चित्र का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो लगभग इसी प्रश्न पर आधारित है। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को हमने ज्ञात किया। अब मैं आपको ये सारी स्टेप ना समझाते हुए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताता हूँ। देखिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आप लोगों को पता हो तो अभी मैंने ई का मान ज्ञात किया है, मुझे सारी प्रोसेस ऐसी ही करनी है जैसा मैंने ई निकालने के लिए किया है ना। ऊपर से लगाकर नीचे तक जो मैंने प्रोसेस की है, सारी प्रोसेस मुझे ऐसे ही करनी है। अगर प्रश्न ये आता है कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, कूलाम का नियम ज्ञात करना है, तो कूलाम का नियम ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, बस केवल इतना सा पूरी प्रोसेस वो वाली करनी है जो हमने ई निकालने के लिए की। उसके बाद में आप लिख देंगे कूलाम के नियम के लिए F बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई स्मॉल q, और ई का मान आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और चूंकि पहले अभी ऊपर एक क्यू था, अब 2 क्यू हो जाएंगे, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो प्राप्त हुआ ये है हमारे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये पढ़ा चुका हूं मैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब हमने उसका व्यंजक ज्ञात कर लिया। किससे ज्ञात किया, गॉस के प्रमेय की सहायता से। ठीक है, या तो गॉस के प्रमेय की सहायता से आपसे ई का मान निकालने के लिए कहेंगे, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम निकालने के लिए कहेंगे, है ना। प्रोसेस कैसे करनी है आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। अब देखिए हम देखते हैं, अब गोलीय चालक के कारण, है ना, कोई आपके पास गोलीय चालक है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। आपके पास एक गोलीय चालक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है गोलीय चालक, है ना, ये छोटा सा जो अंदर हमने गोला बनाया है ये गोलीय चालक है हमारा, है ना, जिसकी त्रिज्या r है मात्र। इस चालक पर क्या है, इस चालक पर यहाँ बाहर की ओर आवेश है ना, बाहर की ओर कोई आवेश स्थित है इस चालक के बाहर की ओर, और इस आवेश का जो क्षेत्र है, बहुत सारे आवेश है इसके आसपास, इसका जो क्षेत्र है वो आपको मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ कि इस आवेश का क्षेत्र यहाँ तक है। ठीक है, अब मुझे इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए जब कोई आवेश स्थिति 1, जब कोई आवेश x दूरी पर स्थित, जब कोई अन्य बिंदु, आवेश नहीं सॉरी, अन्य बिंदु की बात करते हैं हम, बिंदु या कोई क्षेत्र, जैसे ए बी हमारे पास एक क्षेत्र है, x दूरी पर अगर स्थित हो, आवेश से x दूरी पर स्थित कोई अगर क्षेत्र स्थित है या कोई बिंदु स्थित है P, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि जो क्षेत्र है वो आवेश के इस गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर अगर कोई क्षेत्र, यानी कि जो बिंदु P हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे अभी, जिसके कारण हमें सूत्र क्या प्राप्त हुआ, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हुआ जब बिंदु P यहाँ पर स्थित है, यानी कि कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर। अब अगर ये बिंदु P कहाँ पर स्थित होता, आवेश के पृष्ठ पर ही स्थित होता, तो कितनी दूरी हो जाती, केवल r दूरी। तो यहाँ पर इस x की जगह क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। क्या थर्ड स्थिति क्या है कि अगर कोई बिंदु P आवेश के अंदर यानी कि उस गोले के अंदर ही स्थित हो, तो देखिए गोले के अंदर अगर कोई बिंदु आप स्थित मानते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी आवेश चालक के अंदर नहीं होता। जब आवेश नहीं होता चालक के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। E का मान क्या रहेगा, 0। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, ये आज का हमारा अंतिम टॉपिक है और इस चैप्टर का भी, है ना, चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है इसका। समझना जरा ध्यान से इसको। एक समान रूप से आवेशित रैखिक चालक, अभी तक हमने जो भी चालक लिए थे
वो या तो गोलीय चालक थे या बिंदु चालक थे, है ना, बिंदु चालक था जिसके आसपास उसका क्षेत्र बता दिया था हमने। अब ये कैसा चालक है हमारा, रेखिक यानी कि रेखा के रूप में कोई चालक है। दिखाई दे रहे हैं आपको प्लस 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 आवेश इस पे। अब ये प्लस आवेश का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक रहेगा, इसके चारों ओर रहेगा। तो देखिए हमने एक बेलन बनाया है ना, एक बेलन बनाया, यानी कि इस प्रकार से इस धन आवेशित जो यहाँ पर आवेश दिए गए हैं इनका क्षेत्र बेलनाकार रहेगा, है ना, एक्स। और एक रेखीय चालक है हमारे पास जिस पर आवेश विद्यमान है। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या किया हमने कि एक सबसे पहले एक सरल रेखा खींची जिसके ऊपर हमने आवेश बता दिया और उसका क्षेत्र बता दिया कितना, r दूरी तक इसका क्षेत्र है। यहाँ पर अब हमको एक बिंदु मान लेंगे, जैसा कि मैंने अगले चित्र में यहाँ पर एक बिंदु माना P, एक क्षेत्र माना AB, जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E ज्ञात करनी है ना। क्षेत्रफल कितना है इसका, ds है। थीटा का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं जानता हूं कि डी फाई बराबर ए इंटू डी एस कोस थीटा होता है। फिर मैं उसी प्रकार से क्या करूंगा कि डी फाई बराबर ए इंटू डी एस कोस 0 करूंगा, क्योंकि 0 थीटा हम लेकर चलते हैं हमेशा। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू डी एस। डी फाई को मैं फाई बनाने के लिए उसका 2 बार समाकलन करूंगा। तो फाई बराबर 2 बार समाकलन डी फाई का मान रख दूंगा ए इंटू डी एस। ई इंटू डी एस में ई बाहर चला जाएगा, डी एस अंदर रह जाएगा, डी एस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब बेलन का जो क्षेत्रफल रहेगा, इस एस बेलन का क्षेत्रफल मुझे रखना है। पिछले कुछ सवालों में मैंने 4 पाई आर स्क्वायर रखा था यहाँ पर। वो किस लिए लिखा था, क्योंकि उस वक्त जो आकृति बन रही थी वो बेलनाकार नहीं थी, वो गोलाकार थी। तो मैंने यहाँ पर s का मान 4 पाई आर स्क्वायर रखा था। लेकिन अब चूंकि आकृति कैसी है, बेलनाकार बनी है, तो s का मान 2 पाई आर एल ये रहेगा। ये किसका हो गया, फाई का मान मेरे। अब हम फाई का मान एक और जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से q इंटू 1/ε0। तो जब दोनों फाई के बराबर है तो इन दोनों मान को मैं बराबर लिख देता हूँ, q इंटू 1/ε0 बराबर e इंटू 2 पाई आर एल। ये मान मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मैं 2 पाई आर एल को बट्टे में लेकर आऊँगा, इधर गुणे में, बराबर के इधर कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो ई का मान क्या बन जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई आर एल इंटू q/ε0। ठीक है, ये आपका मान प्राप्त हो गया। ये n/c लिखा है, n/c मतलब कि न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।